तो देखो तुम कब आई? तू थोड़ा सा पागल है क्या? क्या इडियट। हेलो लिसन। तो आज टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाउ कैन इट बी डिफाइंड? क्या होता है, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर एक एटम को, सुनो रे, कौस्तव इधर आ, वो सामने आ, देवराज सामने आ, हाँ सामने आ। ये इसका नाम क्या है? सौम्यजीत सामने आ, विनायक सामने आ। हाँ हाँ, तुम लोग आगे आ जाओ, उनको थोड़ा पीछे बिठा देते हैं। क्या हुआ? वो तो यार बुरा मान लिए। हाँ बैठ जा, यहाँ पे बैठ जा, सामने आ जा, सामने के बेंच में आ जा, बैठ जा। हाँ हाँ इधर बैठ रही, उनको पीछे बिठा देंगे। ए, तू जो यहाँ पे बैठा है, तुझे मैंने वहां पे बैठने के लिए बोला है तुझे। हाँ हाँ यहाँ पे बैठने के लिए बोला है। पीछे चले जाओ, तुमको गर्मी लग रहा है क्योंकि पीछे हवा ज्यादा है, ऐसी ज्यादा है, लेकिन पीछे ऐसी है। अच्छा ठीक है, तुझे कहाँ बोला है? हट, यहाँ पे बैठ। तू अंदर जा। हाँ ठीक है, हाँ दिख रहा है तुमको? ठीक है। तो एटम को जब हम एनर्जी देंगे, जब एटम को एनर्जी देंगे तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, है कि नहीं? जब एटम को एनर्जी मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। उसी तरीके से अगर हम उल्टा देखें, अगर हम एटम को इलेक्ट्रॉन दें तो वो एनर्जी लूज कर लेगा, ठीक है ना? एटम को अगर एनर्जी दे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, और अगर एटम को हम इलेक्ट्रॉन दे तो वो एनर्जी लूज कर लेगा, ठीक है ना? तो ये जो एटम को एनर्जी देने से उसका जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। वही अगर एटम को इलेक्ट्रॉन देने से वो एनर्जी लूज कर लेता है, इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें, क्या लिखा है? when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is equal to electron gain enthalpy। बात समझ में आ रहा है? एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं ऐसे H से, और क्योंकि ये चेंज इन एंथैल्पी होता है तो डेल, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसलिए Eg। सो दिस इज हाउ इट इज डिनोटेड। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जब कोई भी एक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो एनर्जी लूज करता है, वो X निगेटिव होगा, वो एटम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और वो साथ ही साथ एक एनर्जी रिलीज करेगा, एक एनर्जी रिलीज करेगा। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, माइनस फॉर एग्जांपल 200 किलो जूल पर मोल, माइनस 200 जूल पर मोल, नॉट किलो जूल। सो
अरे यार, फिर यहाँ पे ही होता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं सर, भाषण में आपके लिए बोला। फिर यहाँ पे किस होता है सर? आ जा भाई, खींच ले। शांत को कीजिएगा अभी। तो मुझे ज़्यादा बढ़िया किस्सा है। चिल्ला मत, खींच। ये दिख रहा है तुझे क्या क्या लग रहा है हम? चलो होगा, चलो हम इसी करते हैं। ठीक है, बिया कंटेंट करबें। ठीक है। हाँ, बिया कंटेंट करबें। बिया मैं जरूर बुलाऊंगा, तुम लोगों को बुलाऊंगा जरूर, ठीक है ना? थैंक यू, हाँ, बाय बाय। हाँ। तो क्या है, इट इज ऑलवेज दैट एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, व्हेनेवर एनर्जी इज रिलीज्ड, समथिंग जो रिलीज होता है उसको हम निगेटिवली उसका साइन हम निगेटिव देते हैं, ठीक है ना? वो ये रिप्रेजेंट करता है वो चीज निकल गया, रिलीज हो गया, ठीक है ना? बाकी यहाँ पे जितने भी लाइन्स है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक मेजर्स द ईज विथ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन, ये समझाऊंगा बाद में। प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, ठीक है ना? तो टाइप, अब टाइप क्या है, इसको हम पहले की तरह, अगर तुमको याद होगा तो हमने क्या बोला था, पहले होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद होते हैं टाइप्स, ठीक है ना? फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जैसे होता है उसी तरीके से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना? तो मान लो एक एलिमेंट, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्स निगेटिव, प्लस ये होगा उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिमिलरली वो एक्स निगेटिव, वो और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो हो जाएगा x2 निगेटिव, वो होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिमिलरली x2 निगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो हो जाएगा x3 निगेटिव, दिस विल बी कॉल्ड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब चीज को समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन खा रहा हूं, एटम क्या कर रहा है, एटम तो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, खा के वो एनर्जी लूज कर रहा है। तो जब हम कुछ एक चीज खाते हैं तो उसके बदले में हम पैसा देते हैं, ठीक है ना? अब मान लो तुम कहीं पे मतलब रेस्टोरेंट पे गए हो, तुमको मोमो खाना है, अब ये तुम हो और तुम्हारा मोमो के लिए क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा था, तो एट दैट टाइम जो एक प्लेट मोमो था तुम उसके लिए 100 रुपये देंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर तुम एक प्लेट मोमो खा लिए, 100 रुपये तुमने दे दिए, ठीक है ना? अब जो नेक्स्ट प्लेट मोमो आएगा, क्या उसके लिए तुम 100 रुपये ही देना चाहोगे? मतलब आई एम जस्ट मीनिंग कि तुम 100 रुपये खर्च करना चाहोगे उसी सेम प्लेट ऑफ मोमो के लिए, जब तुम्हारे पास अब क्रेविंग खत्म हो गया है? बात समझ रहे हो ना? तुमने पहला जो प्लेट था उसको खाया तुमने क्योंकि क्रेविंग ज़्यादा था, तो तुम उसके लिए 100 रुपये खर्च करने के लिए रेडी थे। नेक्स्ट में तुम्हारा वो क्रेविंग अब बचा नहीं, और क्रेविंग बचा नहीं तो तुम 100 रुपये देना नहीं चाहोगे उस चीज़ के लिए। फिर अगर वो मोमो प्लेट तो तुम उसके लिए शायद ज़्यादा से ज़्यादा 50 दोगे। बात को ध्यान से समझो। कुछ जो नॉर्मल ट्रेड होता है तुम उसको भूल जाओ कि 50 में फिर से वो वही प्लेट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भूल जाओ। बट तुम उसी चीज़ को, तुम्हारा क्रेविंग खत्म हो गया है, अब उसके लिए तुम्हारा वैल्यू होगा 50, मैं इसके लिए 50 ही दे सकता हूँ। अब वो प्लेट भी मैंने खा लिया, अब क्रेविंग तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब अगर मुझे मान लो और एक प्लेट दिया जाए, हाँ खा लो, लास्ट प्लेट ही बचा है, ठीक है ना? दुकान लगा के जाना है, आप ही खा लो। तुम क्या बोलोगे, नहीं 50 नहीं दे दूंगा मैं अभी, ठीक है ना? अभी तुम उसके लिए 20 दोगे, थर्ड प्लेट के लिए तुम शायद 20 रुपये खर्च करना चाहोगे। अब तुम्हारा पेट पूरा फुल हो गया। अब अगर ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे लिए उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो बंदा और एक प्लेट लेके आया, खा लो, लास्ट प्लेट खत्म, खराब हो जाएगा। अब तुम बोलोगे अब मैं खाऊंगा नहीं, अब अगर मैं खाया तो तुझसे पैसा उल्टा लूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो अब तुम्हारा क्रेविंग उतना खत्म हो गया कि अब तुम्हारे पेट में घुसाने के लिए उल्टा तुमको पैसा देना पड़ेगा।
बात समझ में, उसको तुमको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो ये सभी, इन सभी केस में तुम्हारा जो पैसा गया वो नेगेटिव में है, तुमने ये इतना पैसा खर्च किया। लास्ट केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमको 20 रुपए और दे, तुमको 20 रुपए वो एक्स्ट्रा दे कि भाई खा ले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू सम एक्सटेंट ऐसा ही कुछ है कि उसने जो पहला इलेक्ट्रॉन खाया, उस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए उसके क्रेविंग्स बहुत ज्यादा थे। वो उस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब सब कुछ बुला देगा, वो उस इलेक्ट्रॉन के पीछे भाग जाएगा। तो वो वही चीज बेसिकली शायद हम उसको खाने के चीज़ों के साथ कोरिलेट ना करके दूसरे किसी चीज़ के साथ भी कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ क्या बोलूँ मैं, एनीवेज बोल नहीं सकता। तो वो पहले के लिए उसने मान लो फॉर एग्जांपल उसने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लो 200 खर्च कर लिया, 200 जूल एनर्जी छोड़ दिया उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरे में उसका क्रेविंग्स कम है तो वो छोड़ेगा -50। तीसरे के लिए उसका कोई क्रेविंग है ही नहीं। अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है तो तुमको उल्टा वो क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी देना होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को घुसाने के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा +20, ठीक है। जरूरी नहीं है कि थर्ड वाला ही प्लस हो, सेकंड वाला भी प्लस हो सकता है, फर्स्ट वाला भी इवन प्लस हो सकता है। ये डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। हम जब फैक्टर्स में आएंगे तो हम इस चीज को और समझेंगे। अब होगा क्या, आमतौर पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट विल बी मोर नेगेटिव देन द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा आयनेशन एंथैल्पी के केस में था, वो वैल्यू प्लस एनर्जी में था, यहाँ पे निगेटिव में है। अब तुम ये मत बोल लेना कि सर -200 से तो -50 ज्यादा बड़ा है और +20 तो और भी ज्यादा बड़ा है। हम क्या बोल रहे हैं, the first electron gain enthalpy will have more negative value than the second one and then the third one, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसे हम देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब तुमको शायद ज्यादा समझ में आएगा चीज, ठीक है। पहला फैक्टर दिया है एटॉमिक साइज। अब चलो आते हैं हमारे एटॉमिक साइज पे। 2 एटम है, अगर हम एटॉमिक साइज कंपेयर कर रहे हैं तो हम एज्यूम करके चलेंगे जो न्यूक्लियस का साइज है दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। बात को समझने की कोशिश करना, न्यूक्लियस का साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। ये एक एटम है और ये एक एटम है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा जो एटम है मान लो उसके पास पहले से इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन और दिया, ठीक है ना, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन और दिया तो उसने उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिया। तो होगा क्या, अब साइज थोड़ा सा बड़ा होगा कि नहीं होगा इसका, क्यों बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा इसका साइज थोड़ा बहुत, इससे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है और मैं तुमको अभी पूछ रहा हूं क्यों बड़ा होगा, ये बता नहीं पा रहे हो, हाँ सॉरी, क्यों बड़ा होगा, नहीं बोला क्यों बड़ा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि अगर अगर ये न्यूट्रल एटम था तो इसमें जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, वो प्रोटॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था अपने पास। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो वही प्रोटॉन, पहले अगर प्रोटॉन मान लो 10 थे, अब इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। अब 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को उतने जोर से नहीं खींच पाएंगे, तो साइज थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा हो गया। ये एटॉमिक रेडियस में हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है ना, तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इस प्रोसेस में वो क्या करेगा पता है, इस प्रोसेस में जब वो इलेक्ट्रॉन अपने पास, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जब अपने पास बुलाएगा, देन इट विल रिलीज एनर्जी, और वो एनर्जी है मान लो ΔHEG, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। सो इफ इट हैज मोर क्रेविंग,
इफ इट हैज मोर क्रेविंग फॉर द इलेक्ट्रॉन इट विल लूज मोर एनर्जी। ठीक है ना। मान लो तुम दोनों मार्केट पे गए हो, तुम दोनों को एक शर्ट अच्छा लगा, ठीक है ना। अब उस चीज में अगर मान लो तुमको तुमको वो ठीक ठाक लगा बस, ठीक है, और उसको मतलब वो उस शर्ट के पीछे पागल होगी, बहुत अच्छा लगा, तो अगर तुम उसके लिए 500 देना चाहोगे तो वो बोलेगी क्या मैं 1000 दूंगा, मुझे वो शर्ट दे दो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही है कि मुझे अगर वो चीज चाहिए तो उसके लिए मैं कितना एनर्जी देने के लिए मतलब खर्च करने के लिए रेडी हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये अगर इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो ज्यादा एनर्जी खर्च करने के लिए रेडी है, तो हम बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है ना। तो माने वो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा मतलब वो है, मतलब इट हैज मोर क्रेविंग्स फॉर द इलेक्ट्रॉन। नाउ यू टेल मी बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर्स तुम्हें आउटसाइड से एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो ना अंदर, आउटसाइड से एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो अंदर, इन दोनों स्ट्रक्चर में किसका इलेक्ट्रॉन लेने का क्रेविंग ज्यादा होगा? आउटसाइड से पहले वाले का कि सेकंड वाले का? किसका इलेक्ट्रॉन, आओ बेटा आओ, थोड़ा लेट नहीं हो गया? मतलब नहीं, मतलब ठीक है। किसका इलेक्ट्रॉन लेने का क्रेविंग ज्यादा होगा? हाँ, छोटा वाला। छोटे वाले का ज्यादा होगा कि बड़े वाले का ज्यादा होगा? और छोटे वाले का अगर ज्यादा होगा तो छोटे वाले का ज्यादा क्यों होगा? क्यों होगा छोटे वाले का ज्यादा? प्रेरणा बोल, छोटे वाले का प्रेरणा गुस्सा कर लिया आज। नहीं ठीक है प्रेरणा बोल, कोई बात नहीं। अरे पूरा दुनिया मुझसे गुस्सा उधर गुस्सा रहता है, तू हो जाएगी क्या होगा। तू देख बोल, देखो रीजन समझो, रीजन समझो, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्लेस करें, उसके बाहर ही प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके एरिया से बाहर ही प्लेस कर रहे हैं, तो कौन सा न्यूक्लियस या फिर कौन सा एटम उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है? छोटा वाला कि बड़ा वाला? ऑब्वियसली छोटा वाला ज्यादा खींच रहा है, बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोज टू दैट स्मॉलर एटम, बिकॉज वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। बात समझ रही हो? बात समझ रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? नाम बोल रहे पाकिजा। हाँ, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, मीन्स इट नीड्स दैट इलेक्ट्रॉन मच मोर देन दैट वन। तो अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चाहिए, इसको अगर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ये जब इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास लेगा तो ये ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि ये 500 होगा और ये 700 होगा। ज्यादा होने का मतलब ये है, तो और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा सर ने बोला एनर्जी छोड़ेगा तो ये एनर्जी छोड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। होगा कि ये -700 एंड दिस विल बी -500। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, यहाँ पे तुम उसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स में मत जाओ कि अरे -700 से तो -500 ज्यादा है, बड़ा है। हम इसलिए इस चीज को बोलते हैं मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, हम बोलते हैं मोर नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू ज्यादा है। ये जो माइनस है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या ये एनर्जी टेक कर रहा है या फिर लूज कर रहा है। तो लूज कर रहा है, ये ज्यादा लूज कर रहा है। ये इसी इलेक्ट्रॉन के लिए 700 रुपए देने के लिए रेडी था और ये उसी इलेक्ट्रॉन के लिए 500 रुपए देने के लिए रेडी था। हाँ, क्यों? क्योंकि वो उस इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात समझ में आया? तो क्या हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is directly or inversely proportional to radius? हाँ, इनवर्सली, क्योंकि जब साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? रेडियस, या फिर रेडियस और एटॉमिक साइज। एनी डाउट ऑन दिस पॉइंट? देखो आज हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ के हमारा 8 बजे खत्म हो जाता है तो 8 बजे ही छुट्टी हो जाएगा, और अगर 9 बज जाता है तो 9 बजे छुट्टी होगा, और अगर 9-10 बज जाए नगा वाला तो 9-10 को ही छुट्टी होगा। बात समझ रहे हो ना? तो कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी करो, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये लिख के रख दो, ये जो बॉक्स बना के लिखता हूं ना, ये लिख लिया, वेरी गुड। क्योंकि नेक्स्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पॉइंट्स होंगे। लिख लिया? ठीक है।
न्यूक्लियर चार्ज। अब मान लो दो एटम तुमने लिया, अब मान लो तुमने दो एटम लिया, ये और ये, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है। तुम लोग ना थोड़ा सा यार नेक्स्ट डे ये कोई, तुमको पता है इस बार 1.5 गुना ज्यादा बिल आया। बिल किस लिए ज्यादा आया पता है? एक दिन तो ठीक है मैंने इसको ऑन करके चला गया, 2 दिन ये नॉन स्टॉप चला 48 आवर, ठीक है ऐसे ही चला, सोचो 2 दिन नॉन स्टॉप उसके लिए बिल आया। कल देख रहा हूँ कौन गधा वो बाथरूम का लाइट ऑन करके चला गया था। लास्ट कौन आया था? वेट वेट वेट, मैं रिकॉल कर सकता हूँ। लास्ट उदित तू गया था ना? ए तू झूठ मत बोल, लास्ट तू गया था, उदित या फिर शम्मोजित? लास्ट इन दोनों में कोई गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देख सुनो इधर, अब दूसरा दूसरा फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है? इधर देखना, तू क्या कर रही है, तू इधर देख। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज मान लो एक का न्यूक्लियर चार्ज इतना बड़ा है, दूसरे का न्यूक्लियर चार्ज इतना बड़ा है। अब बोलो तुम इलेक्ट्रॉन लेके गए दोनों के सामने, कौन इलेक्ट्रॉन के लिए पागल हो जाएंगे? वो पहला वाला जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, दैट विल बी मोर अट्रैक्टेड, हाँ दैट विल बी मोर अट्रैक्टेड बाय दी that will be more attracted by the nucleus, yes or no? So the nucleus will be ready to lose more energy for this electron, yes or no? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कौन ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन के लिए पागल होगा? ये पागल होगा ना ज्यादा, तो ये ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा। मान लो ये 500 छोड़ा, ये 200 छोड़ेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन gain enthalpy is directly proportional to nuclear charge, directly proportional to nuclear charge, Z। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, बात एक बराबर, ठीक है। तो यहां पे तुम देख सकते हो जैसे कि तीन दिया है, एक लिथियम, एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हुआ है। बात मत करो तामिद और नाम क्या था उसका, भार्गव, सुनो अच्छे से। तामिद उस बेंच में जाओ, वो जो कौस्तभ जहां पे बैठा है वहां पे जाओ। बात समझ में आ गया? खत्म, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब समझने की कोशिश करो, दो एटम हम तुमको देते हैं, ठीक है ना। एक है मान लो कार्बन और एक है नाइट्रोजन, 3 देते हैं, ठीक है ना, तीन देते हैं। हम किस फैक्टर पे है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। एक है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, ठीक है ना। याद रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर। सबसे पहले तुम इसको ही देखो, क्योंकि इसका जो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन है, उसका स्टेबिलिटी है, वो बेसिकली डिसाइड करता है कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा कि कम होगा। तो अगर हम ये 3 एटम्स लेते हैं, अगर ये 3 एटम लेते हैं, भार्गव तू ना ये बात थोड़ा बंद कर, नहीं तो तुझे मैं एकदम लास्ट बेंच में एकदम अकेला बिठाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, देख मैं हंसता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिमाग नहीं खराब होता है, ठीक है ना। मैं आई जस्ट डोंट वांट टू बी रूड, दैट इज व्हाई आई जस्ट लव, आई जस्ट से गो टू द लास्ट बेंच, गो बिहाइंड मेघमाला एंड सिट देयर। ये आराम से बैठोगे, अकेले बैठोगे और करोगे, बोलो। और मिराज तू उसके पीछे छुप कर आ रहा है, चोरी करके आया क्या बाथरूम से कुछ? उसके पीछे छुप क्यों रहा है? हाँ थोड़ा इधर आना, इधर आ, थोड़ा इधर आ, उसके पीछे पीछे कुछ दिख रहा है तुझे? हाँ इधर देखो, फिर पता चला बाथरूम से टोटी चोरी हो गया। ये टोटी चोरी का पता है क्या था? नहीं वो एक है, अच्छा ठीक है छोड़ो।
देखो अगर हम साइज का कंपैरिजन करें तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम साइज देखें तो अगर ये कार्बन का साइज है, ये नाइट्रोजन का साइज है और ये ऑक्सीजन का साइज है ना, साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ना चाहिए, लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए, है ना। उस हिसाब से होना क्या चाहिए, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 500 हुआ, इसका 700 होना चाहिए, इसका 900 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए अगर हम सिर्फ साइज को देखें, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि साइज के बियॉन्ड भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हमें पता चलेगा कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन का क्या है, ऐसे 2p2, ठीक है ना। नाइट्रोजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन का पी में ऐसा है कुछ, ठीक है ना। अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 एंड इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अब बात समझो, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट में इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल, मतलब ये हाफ फील्ड है तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। इन तीन में कौन तुमको सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है, ये वाला, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में है तो ये स्टेबल है। तो अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो क्या वो और एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगा ना, सो इट इज नॉट एट ऑल क्रेविंग फॉर इलेक्ट्रॉन। तो अगर उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा पैसा देगा, नहीं देगा। तो मान लो ये ज्यादा से ज्यादा 100 जूल एनर्जी छोड़ा, 100 जूल एनर्जी छोड़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में देखोगे कौन एक इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा है। इन दोनों में, कार्बन और ऑक्सीजन में, कौन इलेक्ट्रॉन को लेकर ज्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा है, कार्बन। क्योंकि कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम कंपैरिजन सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन में भी करें, अगर थोड़ी देर के लिए हम ऑक्सीजन को भूल जाए, इफ यू जस्ट कंपेयर फॉर कार्बन एंड नाइट्रोजन, होना चाहिए था कि कार्बन का अगर 500 है तो नाइट्रोजन का 700, ऐसा होना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन तो स्टेबल है भाई, तो वो तो एनर्जी छोड़ना ही नहीं चाहेगा, सो उसने सिर्फ 100 जूल छोड़ा, 100 पैसा दिया उस इलेक्ट्रॉन का। लेकिन कार्बन देख रहा है अगर कैसे भी करके मैं एक इलेक्ट्रॉन घुसा दूं अपने अंदर तो मैं तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर लूंगा, आई विल बी मोर स्टेबल। तो फॉर दैट स्टेबिलिटी तो वो जितना हो सके वो उतना एनर्जी छोड़ना चाहेगा। तो उसने छोड़ा मान लो -500 जूल। बात समझ में आ रहा है। तो उसने 500 छोड़ा है, इसको 500 के हिसाब से इसको 700 छोड़ना चाहिए था, लेकिन ये 100 छोड़ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब अगर तुम जाओगे ऑक्सीजन के पास, अब यहां पे भी सेम फंडा है। अब तुम ये मत बोलना कि कार्बन और ऑक्सीजन में अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका हाफ फील्ड है, इसका ये है। देखो जब यहां से यहां पे जा रहे हो ना तो साइज कुछ ज्यादा ही छोटा हो जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर यहां पे काम नहीं करेगा, यहां पे साइज का फैक्टर ज्यादा काम करेगा, जैसे आयनेशन एंथैल्पी में भी हुआ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या होता है ना, कोई भी अगर अलग फैक्टर आके डोमिनेट करे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर, तो वो नेक्स्ट स्टेज तक ही डोमिनेट कर सकता है। जैसे कि इसका इससे कम होना चाहिए था लेकिन इसका इससे ज्यादा हो गया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस पूरे लाइन में इसका सबसे ही ज्यादा होता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे साइज ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर बनता है। तो क्या होता है ना, कोई भी एक चीज के लिए 3-4 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे तुमने साइज का भी फैक्टर देख लिया, तुमने न्यूक्लियर चार्ज का भी फैक्टर देख लिया, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी फैक्टर देख लिया। तो जब कार्बन से हम नाइट्रोजन में आए थे तो हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर ज्यादा सुइटेबल लगा था, ये डोमिनेटिंग फैक्टर था। लेकिन जब कार्बन से नाइट्रोजन छोड़ के फिर ऑक्सीजन तक आ गए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर अब इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा, वो पहले जैसा डोमिनेट करेगा, लेकिन जो साइज इतना छोटा हो गया तो ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक चीज ध्यान में रख लेना, जो फैक्टर है वो नेक्स्ट एलिमेंट तक ही वो डोमिनेट करता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट पे उसका इफेक्ट नहीं दिखता है हमें। बात समझ में आ रहा है। तो ये ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, इवन कार्बन से ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, मान लो -800 जूल छोड़ रहा है, ठीक है। नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, बट वो इस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इतना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, उसके नीड में नहीं है। हाँ ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है,
एटम क्लोज टू अचीविंग atoms close to achieving a stable noble gas configuration gain electron very favorably large negative electron gain enthalpy. Atoms that already have stable complete configuration must place the added electron to a new higher shell, making the process highly unfavorable positive electron gain enthalpy. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है क्लोरीन का और नियॉन का. अब तुम क्लोरीन और नियॉन का एग्जाम्पल भी समझ लो. ये है क्लोरीन, ये है नियॉन, ठीक है ना. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था. अगर तुम साइज के हिसाब से देखो तो साइज क्लोरीन का अगर इतना है तो नियॉन का इतना होगा, छोटा होगा. तो साइज के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो क्लोरीन का साइज जब घटता है तो क्या बोलते हैं हम उसे, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ता है. साइज जब घटता है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ता है. तो क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी था 200 तो इसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगा 400. ऐसा लग सकता है तुमको, बट प्रॉब्लम देखो क्या. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2, अरे इतना नहीं लिखना है, 3s2 3p5. ये सुन लो, एनी डाउट? 3s2 3p5. नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 3s2 3p6. क्या हम लिख सकते हैं कि 4s0 कुछ नहीं है, लेकिन 4s तो नेक्स्ट अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 4s में घुसेगा ना, 4s0. अब मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा वो है, मतलब हाँ, ये नियॉन नहीं है, ये आर्गन है. एक नोबेल गैस लेना था बेसिकली मुझे, तो नियॉन आर्गन जो भी है तुम बस रख लो इसे, ठीक है. हाँ, नियॉन के बाद क्लोरीन के बाद आर्गन आता है ना, 17 और 18. हाँ, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा पागल होगा? क्लोरीन. क्योंकि अगर उसे इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो, अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन उसे मिल जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल है. और वो ज्यादा स्टेबिलिटी के चक्कर में वो अपना, मान लो, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा. उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मान लो, ये जितने भी वैल्यूज में लिख रहा हूं ये कोई रियल वैल्यू नहीं है. बात समझ में आ रहा है? रियल वैल्यू तुमको कभी नहीं मांगेगा, ठीक है ना, सिर्फ तुमको कंपैरिजन में ही पूछा जाएगा, ठीक है. तो इसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इतना होना चाहिए. अब इसको क्या ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है? नहीं ले सकता है, इसका ऑर्बिटल खाली नहीं है. और अगर इसे लेना है तो नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घुसाना होगा इसका. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उसे इलेक्ट्रॉन पसंद ही नहीं है, लेना ही नहीं है, ठीक है ना. इसीलिए तो नोबेल गैस है, रिएक्ट ही नहीं करता है किसी से, ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को देता है. तो इसे अगर इलेक्ट्रॉन देना है ना तो वो एनर्जी नहीं देगा, वो पैसा नहीं देगा, वो उल्टा पैसा लेगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो वो निगेटिव वैल्यू घटता जाएगा ना. मान लो ये -500 था तो इसको लेना नहीं है, तुमको लग सकता है कि ये -100 होगा, -50 होगा, -10 होगा, 0 होगा. ये देखा जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा +100 जूल. बात समझ में आ रहा है? +100 का मतलब क्या है? मतलब इसको इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए अब तुमको उल्टा एनर्जी देना होगा, ये एनर्जी छोड़ेगा नहीं. बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन घुसाना, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है. कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा? नेक्स्ट शेल में लेगा. तो इसीलिए यहाँ पे ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया है वो लाइन लिखा है कि एटम क्लोज टू अचीविंग ए स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन इलेक्ट्रॉन वेरी फेवरेबली, मतलब बहुत ही, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ता है, ठीक है ना. लेकिन क्या है, एटम दैट ऑलरेडी हैव ए स्टेबल कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मस्ट प्लेस द एडेड इलेक्ट्रॉन टू ए न्यू हायर शेल. टू ए न्यू हायर शेल माने उस 4s में उसे घुसाना होगा भी. समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, न्यू हायर शेल में वो घुसाएगा, मेकिंग द प्रोसेस हाईली अनफेवरेबल. तो ये बहुत ही अनफेवरेबल प्रोसेस है. तो इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी चाहिए होगा, मतलब तुमको उल्टा एनर्जी देना होगा इसमें, ठीक है. क्या इसमें बहुत ज्यादा मत हो जाना, ठीक है ना, कि क्लोरीन का इतना है तो क्लोरीन और नियॉन का कंपैरिजन क्यों दिया है. अगर यहाँ पे नियॉन की जगह आर्गन होता तो ये शायद +200 हो जाता, ठीक है ना. ये वैल्यू एक देख के लिख लेना, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना, ठीक है ना.
मैं गलती से क्लोरीन के बाद नियॉन लिख दिया। शील्डिंग इफेक्ट, क्या कोई बता सकता है शील्डिंग इफेक्ट कैसे काम कर सकता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे? शील्डिंग इफेक्ट कैसे काम कर सकता है? क्या कर रहा है यार? हाँ, क्या बोल रहा है? हाय लगेगा? बस अब जीने का मन नहीं, पी लेता हूँ, ठीक है? पिएगा तो क्या यार, ना कहना चाहिए था यार। अब मैं तुझे दूंगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगा। किस किस को पीना है बोलो? ठीक है यार, दे देता हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो पेट वेट में दर्द करके मुझे नहीं पीना है यार। तुझे तेरे हाथ में नहीं दूंगा मैं, ऐसे मजाक कर रहा है, ठीक है? तू पिएगा? तू भी मजाक कर रहा है, अच्छा ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत शर्म है तुम लोगों में, मैं यूं ही तुम लोगों को ज्यादा ही बेशर्म समझता था। थैंक यू। बोल। भाई तू एक काम कर, नहीं नहीं, मैं तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तो ना इसको यहाँ पे लेके आ जा और तू आराम से बैठ, बात समझा? हाँ, इसको यहाँ पे लेके आ, गिर विर मत जाना बस, ठीक है? अब बैठ। कोई बोलो, वो इसका वो फैन ऑफ कर दे तो, वो ऊपर का लेफ्ट साइड का स्विच, एकदम ऊपर का लेफ्ट साइड का स्विच। ठीक है, देखो हम समझते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट कैसे काम करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, ठीक है? मान लो अगर हम एक एग्जांपल ले फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन का, ठीक है ना? फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन का साइज अगर इतना होगा तो क्लोरीन का साइज डेफिनेटली इतना होगा, ठीक है ना? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए? फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए एंड क्लोरीन का कम होना चाहिए, ठीक है ना? बात सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, क्लोरीन का कम होना चाहिए। तो तुम्हारे हिसाब से फ्लोरीन का होना चाहिए -500 एंड क्लोरीन का होना चाहिए -200, ठीक है? ठीक है ना? लेकिन होता क्या है कि ये जो फ्लोरीन है इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p5, ठीक है? और ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्या कोई मुझे बता सकता है, जैसे कि हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था कि S शील्ड्स मोर देन P शील्ड्स मोर देन D शील्ड्स मोर देन F, ये हमने पढ़ा था ना? हाँ, तो कोई अपना दिमाग लगा के बोल सकता है कि इफ वी जस्ट सी S ओनली देन 1s 2s 3s 4s 5s, अगर यही शील्डिंग में अगर हम कंपैरिजन करें कि 1s ज्यादा शील्ड कर रहा है, कि 2s ज्यादा शील्ड कर रहा है, कि 3s ज्यादा शील्ड कर रहा है, कि 4s ज्यादा शील्ड कर रहा है, तो ये हम कैसे कैसे रिलेट करेंगे? मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा? मतलब 1s विल शील्ड मोस्ट और 1s विल शील्ड लीस्ट, क्या कोई बता सकता है? 1s विल शील्ड मोस्ट, व्हाई? ठीक है, मान लिया न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, दिस इज द रीजन। अनदर रीजन why 1s shields most and 4s shields least?
अगर तुमको ये, हाँ बोलो बोलो बोलो, एरिया कम है, हाँ होगा क्या, शील्डिंग माने बेसिकली गार्डिंग, वो गार्ड दे रहा है। लास्ट क्लास में समझाया था, एस क्यू शील्ड बेस्ट करता है देन पी से, एस क्यू शील्ड बेटर करता है पी से, क्योंकि एस में जो दो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन से, एक है कि दो है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक छोटे से जगह में क्या बोलते हैं एनसर्कल्ड है, लेकिन जो पी में है वो एक लार्ज जगह लेके बैठा है। तो वही दो गार्ड है जो तुम्हारे क्या बोलते हैं तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। अगर वो गार्ड तुम्हारे पास रहे तो यू आर मोर सिक्योर, तुमसे जितना ज्यादा दूर रहेंगे यू आर लेस सिक्योर। तो वाई एस शील्ड बेस्ट बेटर देन एफ, क्योंकि एफ सबशेल का साइज ही बड़ा है, एरिया ही बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन हर तरफ रहता है, गार्ड हर तरफ देखता है, ठीक है ना, तो वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता है। उसी लॉजिक से 1s का साइज अगर इतना है तो 2s का साइज बड़ा होगा, 3s का साइज और बड़ा होगा एंड सो ऑन। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, एक ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे भी 1s2 था, यहाँ पे भी 2s2 था, यहाँ पे भी 3s2 था। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा इस पी में आके, जो भी इलेक्ट्रॉन घुसेगा वो किसका शील्डिंग फेस करेगा, वो इसके लिए यहाँ पे 3s का शील्डिंग फेस करेगा और यहाँ पे 2s का शील्डिंग फेस करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये दो, ये एस 2s2 और 3s2 ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के उल्टा डायरेक्शन में फेंक दे, ठीक है ना, रिपल्शन दे। तो कौन बेटर रिपल्शन देगा? 2s बेटर रिपल्शन देगा देन 3s, क्योंकि 3s का जो साइज है उसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन शील्ड अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कंपैरिजन हम s में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट शील्डिंग विल बी डन बाय 2s। तो ये क्या करेगा, ये जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियर चार्ज से इसको थोड़ा सा दूर भेजेगा। तो इसका और इसका अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्रेविंग इसका ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑल्दो तुमको देखने में लग सकता है कि फ्लोरीन इज मोर अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस, सॉरी अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन, बट उसका जो 2s सबशेल है वो बेसिकली शील्ड ज्यादा कर रहा है। तो इससे होगा क्या, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से खींच नहीं पाएगा जितना क्लोरीन खींच पाएगा। तो इसके लिए अगर फ्लोरीन का -500 है तो ये गलत है, क्लोरीन का -200 है ये गलत है, फ्लोरीन का होगा -200 एंड क्लोरीन का होगा -500। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दूसरा और एक रीजन है, ठीक है, और एक रीजन है। क्या होता है जब छोटे साइज ऑफ एटम्स में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घुसता है तो तुमको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर ज्यादा इजीली आएगा, तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। कौन सा, ये वाला? सॉरी, वो शिफ्टिंग वाला, सॉरी वो शील्डिंग वाला। हाँ बोल। ओ अच्छा, चलो ये भी गया। मैं बोल रहा हूं इन दोनों से हमने पहले क्या एज्यूम किया था कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होगा -500, क्लोरीन का कम होगा -200। बट हमने क्या देखा, फ्लोरीन का जो 2s है ये ज्यादा शील्ड कर रहा है, क्लोरीन का जो 3s है वो कम शील्ड कर रहा है। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घुसाना ज्यादा इजी है, माने ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्चुअली क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना कि फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन का इतना ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? ड्यू टू दैट शील्डिंग। तो अगर नीड नहीं है तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो वो 500 नहीं वो 200 रिलीज करेगा। ये 500 और 200 का जो कैलकुलेशन है वो एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। तो वो 200 करेगा तो वो जाके 500 करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन का ज्यादा नीड है। ये नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जब इलेक्ट्रॉन घुसता है, जब इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है तो तुमको लग सकता है कि हाँ ये ऑब्वियसली अट्रैक्ट ये ज्यादा करेगा, एंड अनडाउटेडली अट्रैक्ट शायद ये ज्यादा कर भी ले, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होगा, ये अट्रैक्ट करने के बाद जब ये क्या बनता है, ये बनता है F नेगेटिव ना। F नेगेटिव माने 1s2 2s2 2p6, और ये भी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेने के बाद ये बनता है Cl नेगेटिव, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि इसका जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साइज छोटे होते हैं। ये एक्सेप्शन है फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में और सल्फर एंड ऑक्सीजन के केस में। ये दो केस याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। किन दो के? ग्रुप 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन का, और ग्रुप 16 में लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट 2 स्लाइड के बाद ही, ठीक है ना। और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच इनके जो सबशेल्स है वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो उस छोटे साइज में जब इलेक्ट्रॉन घुसता है तो रिपल्शन ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा चीज ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन जब क्लोरीन में घुसता है, क्योंकि उसका पी का सबशेल का साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एकोमोडेट कर पाता है। कौस्तव, ये क्या है? फ्लोरीन का 2p है, तो ये 2p है फ्लोरीन का, ये 2p है। वही p अगर तुम क्लोरीन का देखोगे तो पता है इसका साइज ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारा जो p सबशेल है वो ऐसे ही होता है सब कुछ। अगर s पहला s तुम्हारा ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1s, 2s इज मोर देन, साइज ऑफ 2s इज मोर देन 1s, साइज ऑफ 3s इज मोर देन 2s। बात समझ में आ रहा है? सेम फॉर p, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2p, दिस इज 3p, दिस इज 4p। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑर्बिटल्स के साइज भी बड़े होते जाते हैं। तो जब फ्लोरीन के केस में वो इलेक्ट्रॉन घुसा था, फ्लोरीन के केस में वो इलेक्ट्रॉन घुसा था एक 2p सबशेल में जिसका साइज छोटा होता है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन घुसता है तो इसमें रिपल्शन, इसके अंदर रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होते हैं। लेकिन वही जब इसमें इलेक्ट्रॉन घुसता है तो वो रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होता है, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा वो हो जाए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा इंसान है। भूख इसको भी है, भूख इसको भी है। और इसने जब वो खरगोश खा लिया तो वो खरगोश अभी हजम नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? और इसने जब खाया ये आराम से हजम कर लेगा क्योंकि इसका पेट बड़ा है। तो इसका पेट इतना छोटा है, वो पेट के साइज के हिसाब से बड़ा खरगोश खा लिया तो वो उस खरगोश को निकाल देगा, निकाल देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए ये दिस इज एन एक्सेप्शन। सेम एक्सेप्शन यू विल फाइंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। होना चाहिए सल्फर का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो जब इलेक्ट्रॉन घुसता है तो वो इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाता है। वही जब सल्फर में घुसता है तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में आयनेशन एंथैल्पी की तरह ऑर्डर नॉर्मली फॉलो नहीं होता है, बहुत ही वियर्ड ऑर्डर होता है। जैसे कि तुम्हारा जो बोरॉन का जो पूरा सीरीज है ना, उसमें तुम बाद में जाके देखोगे बोरॉन का आयनाइजेशन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे कम है, पूरे पीरियड में सबसे कम है। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, पूरे ग्रुप में सबसे कम है। तो इसका इतना वियर्ड तुम्हारा इसका जो सीक्वेंस है, इसके लिए ही बेसिकली तुमको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सिर्फ पहले के 2 एलिमेंट्स होते हैं, उनके रिलेटेड ही तुमको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर हो गया, फ्लोरीन और क्लोरीन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेंड इन पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में ट्रेंड कैसा होगा? तो ट्रेंड फर्स्ट इज अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड वो ट्रेंड तुम आसानी से बोल सकते हो क्या होगा। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड नियॉन। यही है ना। अब इसमें साइज क्या हो रहा है? साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है।
अगर साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट है वो यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट ऐसा नहीं है। देखोगे बीच बीच में कोई ज्यादा बढ़ गया, कोई घट गया। बात समझ में आ रहा है? आयनेशन एंथैल्पी की तरह, ठीक है ना। कोई बीच बीच में ज्यादा बढ़ गया या फिर घट गया। तो अब तुमको बताना है कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं लिख लेता हूं। इसका कितना होगा? 2s1, 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। किसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मुझे ये बताओ पॉजिटिव होगा? कौन इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है? इस चार्ट को तुम देखना एक बार। ये थोड़ा सा तुमको वो लग सकता है, क्या बोलते हैं इसको, उल्टा लग सकता है। यहाँ पे ये 0 है, ऊपर तो बढ़ने वाला है ना, लेकिन ऊपर निगेटिवली बढ़ता है। बात समझ रहे हो ना? सो दिस इज -50, -100, -150, ठीक है ना। तो इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओ लिथियम और बेरिलियम में किसको इलेक्ट्रॉन लेने का वो नीड ज्यादा है, लिथियम की बेरिलियम? बेरिलियम का साइज छोटा है तो बेरिलियम को लेना चाहिए था, बट बेरिलियम कितना है? 2s2 है, फुलफिल्ड है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का क्रेविंग होगा। समझो रे, जिसको अगर यहां तक अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, वो अगर ये ट्रेंड समझ लेगा तो उसका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बाद में जब हम क्वेश्चंस मिलेगा हमें, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं पूछूंगा तुमको, तुम्हारा नाम लेके, कौस्तभ बताओ ये लिथियम और बेरिलियम में किसका इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छा ज्यादा होगा? लिथियम का इच्छा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? एस में 1 है, इसमें एस में 2 है, तो वो लेना नहीं चाहेगा। ऑल्दो अगर वो लेगा तो 2p में घुसाएगा, बट ये लेना क्यों चाहेगा? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इन दोनों में होगा इसका। तो अगर हम एक एग्जांपल से समझे, अगर ये -500 होगा तो इसका इससे थोड़ा सा कम होगा, तो ये होगा मान लो -200। बात समझ में आ रहा है? होना चाहिए था इसको -700, बट हो गया -200 क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर आया बेरिलियम, सॉरी बोरॉन। अब बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा होगा? बोरॉन का ज्यादा होगा। बोल क्यों ज्यादा होगा? वो कौन सा फैक्टर है जो बोरॉन को ज्यादा होने में मदद करेगा? यहां पे कौन सा फैक्टर था? विच फैक्टर वॉज देयर? हाँ, कौन सा फैक्टर था अन्वेषा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज द प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। यहां पे कौन सा फैक्टर होगा? ये बेरिलियम और बोरॉन में यहां पे कौन सा फैक्टर होगा? हाँ, साइज। वेरी गुड। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई फैक्टर नहीं है, यहां पे साइज ज्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसका साइज छोटा होगा तो इसमें ही जब इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो उसका वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका एनर्जी रिलीज मान लो होगा -700। सर इसका इतना ज्यादा क्यों हो गया? इसको मैंने सोच के इससे भी ज्यादा बनाया। बात समझ में आ रहा है? ताकि अगर बाद में कोई कंपैरिजन तुमको इसको और इसमें मिले तो समझ में आए कि जब एक एलिमेंट चला जाता है तो नेक्स्ट में साइज ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे साइज इज द फैक्टर। अब अगर बोरॉन और कार्बन में आए तो किसका ज्यादा होगा? अगर बोरॉन और कार्बन में आए तो किसका वो होगा, बोल वाला होगा? हाँ, कार्बन। स्नेहाल, बोरॉन और कार्बन में किसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए? कार्बन को। वेरी गुड। बोल कौन सा फैक्टर है जो बेसिकली यहां पे इफेक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो अगर मिलेगा तो उसको 1 मिलेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। मधुपर्णा, बात समझ रही हो? तो यहाँ पे अगर
वो क्या सोचेगा, ये कार्बन क्या सोचेगा, यार अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मैं तो स्टेबल हो गया, ठीक है ना, मैं तो स्टेबल हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगा, मतलब नॉर्मल ज्यादा से भी बहुत ज्यादा, -700 से मान लो ये -1000 चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करा ना, तो साइज भी काम करा, क्योंकि साइज भी छोटा हो रहा है यहाँ पे, वो साइज छोटा, वो भी ज्यादा खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है, ठीक है ना। तो साइज इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। अब इन दोनों में, ये कार्बन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, कार्बन का ज्यादा होगा, वेरी गुड, कार्बन का ज्यादा होगा ना, वेरी गुड उदित। कार्बन का क्यों ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम हो जाएगा, होना चाहिए था, अगर हम सीक्वेंस वाइज जाए तो नाइट्रोजन का होना चाहिए था -1200, ठीक है ना। तो क्यों हो जाएगा वो, कार्बन का क्यों इतना वो हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन का क्यों घट जाएगा, साइज, साइज तो फेवर कर रहा है रे, लेफ्ट टू राइट साइज सबके लिए फेवर कर रहा है, सबका साइज छोटा हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाफ फील्ड है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सो इट विल नॉट वांट मोर इलेक्ट्रॉन, ये नहीं चाहेगा और एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, क्या करेगा वो लेके। तो यहाँ पे मान लो ये कितना होगा, मान लो -750, ठीक है ना। इसका रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जाएगा, किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने पास, क्योंकि उसके पी में 4 है और वो अपने पास ले सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो स्टेबल भी नहीं है, लाइक अनलाइक नाइट्रोजन, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी नहीं है उसके पास, और साइज भी उसका छोटा हो रहा है। तो अगर इन दोनों के हम कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन का होगा ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो कितना होगा, -1200 माने इससे भी हमने ज्यादा कर दिया, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि साइज ज्यादा ही घट रहा है, तो साइज इज द प्रोमिनेंट फैक्टर है, यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है साइज। फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर हम जाएंगे तो फ्लोरीन का तो बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन का क्या है, 5 है, हाँ अन्वेषा बोल, फ्लोरीन का क्यों बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ साइज तो ठीक है, साइज तो अगर हम ज्यादा किसी का हो रहा है तो साइज तो इनएविटेबल फैक्टर है, साइज तो होगा ही, साइज तो सबका छोटा ही हो रहा है। इफ आई से अबाउट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का ज्यादा क्यों होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तनीषा बात समझ रही हो ना, तो ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एंड इट विल हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन। एनी डाउट, तो इसका मान लो हो जाएगा -1400 फॉर एग्जाम्पल। तो मेन फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से जब नियॉन जाएगा तो नियॉन तो पूरा स्टेबल है, वो अभी उसको इलेक्ट्रॉन देना होगा, सॉरी एनर्जी देना होगा इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए, बात समझ में आ रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी छोड़ेगा नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में इसका हो जाएगा मान लो +200, क्योंकि इसका पी पूरा फुलफिल्ड है। तो ये भी रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही। एनी डाउट, तो यहां पे देखो लिथियम से बेरिलियम कम हुआ है ना, बोरॉन ज्यादा, कार्बन बहुत ज्यादा हो गया, स्पाइक मिला कार्बन को। स्पाइक क्यों मिला, क्योंकि वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की ओर जा रहा है, इट इज गोइंग टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एज नाइट्रोजन ऑलरेडी हैड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका देखो बहुत कम हो गया। अब देखो मैंने जो वैल्यू लिखा है ना, वहां पे तुमको एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं मिल सकता है, ठीक है ना, तो मैंने ही गलत लिखा है ये वैल्यूज, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, नहीं गलत माने यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू में कोई गलती नहीं है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वैल्यूज में तुमको गलती मिल सकता है, कि क्योंकि यहाँ पे तुमको ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि लिथियम का होगा कि उसका कि कार्बन का होगा, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको कभी नहीं पूछेगा, तुमको एक जैसे कि बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है ना, इन तीन के कंपैरिजन में, जैसे तुमको आयनेशन एनर्जी में भी बोला गया था। बिकॉज हेयर यू विल बी कंफ्यूज्ड एनफ और एनीवन विल बी कंफ्यूज्ड एनफ
कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, कि अगर लिथियम से मैं यार कार्बन तक जा रहा हूं तो कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि उसका साइज, क्या, ठीक है ना। कहां पे था, नेक्स्ट, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बढ़ा, ऑक्सीजन से ये फ्लोरीन अचानक स्पाइक मार दिया। क्यों स्पाइक मार दिया? बिकॉज इट इज गोइंग टू नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फिर अच्छा नाइट्रोजन का एक बार देखना, वी विल सी कि क्या नाइट्रोजन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है। एनीवेज, फिर जब नियॉन आया तो बहुत डाउन हो गया, देखो प्लस 100 तक चला गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? वैल्यू तुमको कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब आओ डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? जब ग्रुप में हम नीचे आएंगे तो धीरे धीरे साइज बढ़ेगा ना, धीरे धीरे साइज बढ़ेगा। तो साइज बढ़ने से, अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? साइज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो ये घटता जाएगा। ये देखो, ये घट रहा है ना, ये घट रहा है ना। अब तुम इसमें मत चले जाना कि ये क्लोरीन क्यों बढ़ रहा है, थोड़ी देर पहले समझा है ना। तो होता क्या है, अगर तुम ये लोगे कि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा था ना, तो आमतौर पे तुमको क्या लिखना चाहिए कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, यही होना चाहिए ना, क्योंकि साइज बढ़ रहे तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होंगे। लेकिन मैंने बोला था ना, फ्लोरीन के केस में और क्लोरीन के केस में क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होता है। और इसका रीजन भी दिखाया, रीजन भी बोला था। क्या रीजन है? दो रीजन है। रीजन 1, रीजन 2। रीजन 1 क्या है भाई? जो फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन घुसता है वो 2p में घुसता है, जिसका साइज छोटा होता है। और सॉरी फ्लोरीन में नहीं, हाँ, फ्लोरीन में जो घुसता है वो 2p में घुसता है, जिसका साइज छोटा होता है। जो क्लोरीन में घुसता है उसका 3p में घुसता है, जिसका साइज बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नीड दोनों को है, दोनों को अगर एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। लेकिन जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, एक तरीके से बोले, क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो छोटे साइज में अगर तुम ज्यादा इलेक्ट्रॉन घुसा दोगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना, तो इट कैनॉट एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड याद रखना, एकोमोडेशन, ये तुम्हारे आंसर में लिखना। इट कैनॉट एकोमोडेट दैट इलेक्ट्रॉन वेल, बट इसमें क्या होता है, इट कैन एकोमोडेट वेरी वेल, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसमें तुम हर चीजों में सेम लॉजिक नहीं लगा सकते कि तब तो ब्रोमीन और ज्यादा और बेटर एकोमोडेट करेगा, उसका 4p और बड़ा होगा, आयोडीन 5p और बड़ा होगा, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। रीजन नंबर 2 क्या है? अगर फ्लोरीन पे घुसाना है तो तुमको शील्डिंग कौन करेगा? अगर फ्लोरीन पे घुसाओगे तो शील्डिंग करेगा 2p, और अगर क्लोरीन पे घुसाना है तो शील्डिंग कौन करेगा? 3p। कौन बेटर शील्ड करेगा? 2p बेटर शील्ड करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को घुसने नहीं देगा। शील्डिंग समझते हो ना, वो आउटर मोस्ट को कहते हैं निकल। बात समझ में आ रहा है? तो वो घुसने नहीं देगा और 3p घुसने दे सकता है। समझित बात समझ में आया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद शायद अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। टाइम कितना हुआ? 8:16 बज गया। एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन ये डिस्कस हो गया, फ्लोरीन एंड क्लोरीन का डिस्कस हो गया। सेम एक्सेप्शन तुमको क्या बोला था मिलेगा ऑक्सीजन एंड सल्फर का? अच्छा, ऑक्सीजन एंड सल्फर का शायद वो किसी क्वेश्चन में होगा। हाँ, यही है। एक हुआ फ्लोरीन और क्लोरीन का एक्सेप्शन, और एक हुआ ऑक्सीजन और सल्फर का एक्सेप्शन। बात सेम ही है, दोनों ही है, ठीक है ना। और रीजन दोनों का सेम है, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक्सेप्शन फॉर नोबेल गैस का पॉजिटिव क्यों हो जाता है, ठीक है ना। और एक्सेप्शन फॉर ग्रुप 15 में क्या होता है? वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, वो जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं उनका भी
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी घट जाता है ना। क्यों घट जाता है? क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल में है, सो दे डोंट नीड इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस बेसिकली हमने ऑलरेडी कवर कर ली। नाउ वी विल डायरेक्टली जंप इनटू क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये करो। डू इट। आंसर बोलो, आंसर बोलो, थोड़ा जल्दी बोलो। जब तक ना ये 52 स्लाइड खत्म होगा, सब क्वेश्चन खत्म होगा, तब तक छुट्टी नहीं मिलेगा। हेलो, আচ্ছা আচ্ছা, নমস্কার, কোন? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আজকে স্কুলে আমারে কইছিল। হ্যাঁ, তে আপনি, আচ্ছা, তে কালকে স্কুলে আননি। তো কালকে হ্যারে কইবেন আমার সঙ্গে একটু মারতো, ঠিক আছে? আমি তারে বুঝাই দিব, ঠিক আছে? আমি জানি হ্যার প্রবলেম কিতা, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি অনেস্টলি মানে লেট করছে, ঠিক আছে? বহুত লেট করছেন আপনারা, মানে ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি বুঝছি, বাট ঠিক আছে, আমি কালকে তার সঙ্গে মাতি, আর থার্সডেতে আপনি তারে নিয়ে আইবেন, অ্যান্ড আমি আপনার সঙ্গে মাতবো, ঠিক আছে? অম্বিকাপট্টি, আপনার ঘর কই? মালগ্রাম, ঠিক আছে। আমি থার্সডে আপনি 6:40-তে অম্বিকাপট্টি আইতে পারবেন? হ্যাঁ, অম্বিকাপট্টি, ওই যেন একটা শিব মন্দির যে নতুন খুলছে, মেডিকেল ম্যাড অনলাইন ছিল, ম্যাড অনলাইন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাড অনলাইনের বিল্ডিংটাতে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, ফিস 1600। আমি ইয়ে কি কয়, আমি অ্যাকচুয়ালি এখন ক্লাসে আসি আর কি, মানে আমি ক্লাসের মধ্যে তারা একটু কোয়েশনে দিলাম, তো আমি ভাবলাম কে ফোন করলো, আমি একটু ফোন ব্যাক করিলাই, তো ওইটাই আর কি। আমি আপনার সঙ্গে, তার সঙ্গে আমি কালকে কথা কই, আর আপনার সঙ্গে আমি থার্সডেতে কথা কই, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, किसका बोला है, क्या बोला है, किसका लिस्ट है बोला है क्या? किसका लिस्ट है और किसका हाईएस्ट है? कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, किसका हाईएस्ट होगा? हाँ, हाईएस्ट क्लोरीन का होगा, फ्लोरीन का होगा। थोड़ा सोचो, क्लोरीन का होगा, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में तो क्लोरीन ऑलरेडी जीत जाता है। बात समझ रही हो? हाँ 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 हाँ, लिस्ट, यस, वेरी गुड, लिस्ट फॉस्फोरस है। बोलो, तुमको क्या लगता है कौन सा हाईएस्ट हो या फिर कौन सा लोएस्ट हो? तुमको पूछा है मैंने। अरे नाम क्या है? प्रेरणा, बोल। फॉस्फोरस का सबसे कम होगा। हाँ, फिर फॉस्फोरस का सबसे कम किस लिए होगा बेटा? क्योंकि उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ना ज्यादा ना 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 ना, गलत। फिर हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऑब्वियसली क्लोरीन और फ्लोरीन का तो ज़्यादा ही होना चाहिए, तो फॉस्फोरस के बाद सल्फर आएगा, देन फ्लोरीन और क्लोरीन आएगा, और उसमें भी क्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा, है ना? हाँ, बात सही है, पूरा ऑर्डर सही है। और किस किस ने किया? देवलीना हुआ? पता नहीं सर, देवलीना, क्लोरीन और देवलीना, फ्लोरीन कैसे कम हो गया? ये तो पॉजिटिव होगा ना, आई मीन सबसे इसका पॉजिटिव ज्यादा होगा क्योंकि वो पूरा फुलफिल्ड है।
कौन फुलफिल्ड है? फॉस्फोरस फुलफिल्ड है, सॉरी फ्लोरीन फुलफिल्ड है, नहीं, फ्लोरीन भी है, मैं क्लोरीन के, फ्लोरीन को 10 हाँ 10 सोच रही तो थी। फ्लोरीन 9 है। बोलो कौस्तभ दिखा, तू भी दिखा, तू भी दिखा, बोल प्लीज तू क्या कर रही है ये सब? ये चाहिए नहीं, कहाँ है तेरा क्वेश्चन, कहाँ है? इधर कर लेते हैं। हाँ तो किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा? बोल बोल किसका, लिस्ट फ्लोरीन, लिस्ट फॉस्फोरस, अच्छा सही है। क्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन का ज्यादा होगा, उनमें भी किसका सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीन की फ्लोरीन? फ्लोरीन ना, और फ्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन के तो हम उसमें देख ही लिए कि क्लोरीन का ज्यादा है। किसका ज्यादा है किसका कम है बेटा? हाँ वेरी गुड। और किसका सबसे कम होगा? वेरी गुड वेरी गुड। समझे थे क्या कर रहा है तू? आंसर दे, सो किस लिए रहा है? हाँ 3 क्यों होगा, ठीक है समझाता हूँ, रुको। बोलो किसने किया है? सर हाँ ज्यादा किया, सीएल ज्यादा है, लेकिन ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, मतलब फ्लोरीन वाला केस गलत है, फ्लोरीन इज पोजिशन रॉन्ग। बोल किसका ज्यादा है किसका कम है? क्लास मुझे वापस करना पड़ेगा, हाँ क्यों? मैं समझा नहीं सर। बात कम करो तो सब समझ में आएगा, इधर हाँ वीडियो क्लासेस में नहीं सर, समझने में प्रॉब्लम। समझने में कम है। ए दिखा क्या कर रही है, ठीक। देवराज किसका हाईएस्ट है किसका लोएस्ट है? सर ये बहुत लंबा हो गया, रीजन नहीं चाहिए, आंसर बोल। फ्लोरीन का है, हाईएस्ट है और लोएस्ट किसका है? ठीक है, देख ए मोबाइल रख और इसको देख। यहाँ पे ना तुम देखोगे, अगर 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, देन बाकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा। तुमको क्वेश्चन दिया गया है कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तुमको उसको एक सीरीज में लिखना होता है। फास्फोरस, जब भी क्वेश्चन मिलेगा ट्राई टू राइट इट डाउन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और उसके ऊपर फ्लोरीन। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन में एक कंपैरिजन करें तो होना चाहिए कि नीचे आने से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घटना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा इजीली अकोमोडेट कर पाता है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच कंपैरिजन करें तो क्लोरीन विल बी मोर देन फ्लोरीन, इतना तो सही है, क्लोरीन विल बी मोर देन फ्लोरीन। अब अगर हम फ्लोरीन का फास्फोरस और सल्फर के साथ कंपेयर करें, बात को ध्यान से समझो, फ्लोरीन का फास्फोरस और सल्फर के साथ कंपेयर करें तो अनडाउटेडली फ्लोरीन विल बी मोर देन फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर इन दोनों से ये फ्लोरीन ज्यादा ही होगा। ये कैसे होगा? रीजन ये है कि फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, फास्फोरस और सल्फर का साइज बड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फास्फोरस और सल्फर का साइज बड़ा है। देखो यहाँ पे जो साइज का रिप्रेजेंटेशन हुआ है ना, वो बहुत सोच समझ के हुआ है। मधुपर्णा देखो इधर, फास्फोरस सबसे बड़ा, सल्फर थोड़ा छोटा होगा, क्लोरीन और छोटा होगा, लेकिन क्लोरीन से फ्लोरीन और छोटा होगा क्योंकि वो ऊपर के शेल में है। तो जितना हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑब्वियसली फास्फोरस से सल्फर ज्यादा होना चाहिए, सल्फर से क्लोरीन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। जितना हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज जितना घटता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है। और फ्लोरीन जो होगा वो बेसिकली उसको सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा पूरा ऑर्डर। हेलोजन का ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। दो एलिमेंट है, एक का साइज छोटा है एक का बड़ा है, तो किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा? एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है, तो किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा? भार्गव, जिसका साइज छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, छोटा वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा।
तो इसीलिए फ्लोरीन का ज़्यादा है देन सल्फर एंड फॉस्फोरस से। अब सल्फर और फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस का कन्फिगरेशन है 3s2 3p3, सल्फर का है 3s2 3p4। तो ये 3p3 है ना, तो ये पूरा हाफ फील्ड है ना, और ये तो हाफ फील्ड नहीं है। तो हाफ फील्ड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे भी बहुत कम होता है, तो सबसे कम होगा फॉस्फोरस, उससे ज्यादा होगा सल्फर, और बाकी ये दोनों फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, एनी डाउट? तो इसीलिए सबसे ज्यादा हुआ है हमारा, सबसे कम हुआ है फॉस्फोरस का और सबसे ज्यादा हुआ है फ्लोरीन का। नाम क्या था? तामिद। समझा तुमने कि फॉस्फोरस का सबसे कम क्यों हुआ? क्योंकि वो बेटा हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन में है, और कोई हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन या फिर फुल फिल्ड कन्फिगरेशन होता है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम ही होता है। बात समझ में आ रहा है? क्यों कम होता है? वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा वो? अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके खुद स्टेबल हो रहा है, जो ऑलरेडी स्टेबल है वो नहीं लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो नहीं लेगा मतलब उसे नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए क्यों पैसा दे जो चीज़ तुमको नहीं चाहिए? तुम्हारे घर में ऑलरेडी 10 पेयर्स ऑफ शूज है, तुम और एक पेयर ऑफ शू के लिए क्यों पैसा दोगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, एनी डाउट? नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो ये जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तुमने पढ़ा ही नहीं, तो कैसे जवाब दोगे? नाउ दिस यू कैन डू कि वुड यू expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative, or less negative than the first one? Justify your answer. नीचे कर दो, ठीक है? पूछा गया है कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन का, वो पॉजिटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, या फिर लेस नेगेटिव होगा? मोर नेगेटिव होगा। क्यों? वो फ्लोरीन का कन्फिगरेशन उसे मिल रहा है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सही है। तो अगर हमारा मान लो ये ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 2s2 2p4, ठीक है ना? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो वो होगा O नेगेटिव। तो O नेगेटिव में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 2s2 2p5। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2s2 2p5। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो उसने मान लो जितना भी एनर्जी छोड़ा है, मान लो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -100। अब जो इसको कन्फिगरेशन मिला, ये किसका कन्फिगरेशन है भार्गव? ये जो कन्फिगरेशन तुमको दिख रहा है, ये किसका कन्फिगरेशन है? हाँ, ये फ्लोरीन का कन्फिगरेशन है। ऑक्सीजन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा डाल दे तो वो फ्लोरीन हो गया ना, वो फ्लोरीन का कन्फिगरेशन। अब अगर फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में, बात समझ रहे हो? अब अगर फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखो, अब उसे अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिला कि O नेगेटिव, सेकंड इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का मतलब क्या है? और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें दिया, और एक इलेक्ट्रॉन हमने इस पे दिया, तो अब ये होगा O2 नेगेटिव। तो यहां पे ये क्या था? P4 था। यहां पे ये P4 था, यहां पे ये क्या है? P5 है, ठीक है ना? अब वो P5 से 2s2 2p5 P5 से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिख दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन तो एक ही लेगा। अब वो क्या हो रहा है? 2s2 2p6, माने इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन लेने का क्रेव और ज्यादा होगा ना, क्रेविंग और ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो क्योंकि अगर वो सोचेगा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो हो जाएगा, नोबेल गैस जैसा हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और ज्यादा एनर्जी छोड़ सकता है, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव -300। लेकिन मुझे एक डाउट है, साइज तो इसका बढ़ गया,
साइज तो इसका बड़ा हो गया, यहाँ पे कौन सा फैक्टर यूज करेगा? मैं एक बार इसको थोड़ा सा देखता हूं, तुम इसको देखो। एक तरीके से हम ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी निगेटिव हो चुका है, उसका साइज बढ़ गया है, अब वो और इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से लेना नहीं चाहेगा। अगर हम साइज के फैक्टर से साइज को एज ए फैक्टर देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एज ए फैक्टर देखें तब तो ये सही है, ठीक है ना। अगर साइज को एज ए फैक्टर देखें तो शायद ये गलत है। तो मैं इसको थोड़ा सा देखता हूं, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये रे, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं रे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, लिखने की जरूरत नहीं है, सोच सोच के करो। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, देखो सुनो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये ज़्यादा निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा लेने का वो मतलब कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि वो नियरेस्ट नोबेलियस कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। बट होता क्या है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले लिया और उसका साइज वैसे भी छोटा था ना, वो जो 2p सबशेल वैसे भी छोटा है, तो अब अगर और एक इलेक्ट्रॉन हम घुसाने जाएंगे तो वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा, ठीक है ना, वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा, जिससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो इससे होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, वो होगा मोर पॉजिटिव। समझ में आया? हाँ, तो तुमको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा फैक्टर कब काम आएगा, ठीक है। वही चीज अगर मान लो ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर का होता तो शायद सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शायद नेगेटिव होता, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है तो वो एकोमोडेट कर सकता है। हाँ, सेकंड वाला तुमको दो रीजन दिख रहा है ना, दो फैक्टर दिख रहा है ना। पहला फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर इलेक्ट्रॉन हम डालें अंदर तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहिए, क्योंकि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। बट क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उसका 2p सबशेल का साइज भी छोटा है, तो उसमें पहले भी एक इलेक्ट्रॉन घुस गया है, तो अब वो निगेटिव है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वो अगर लेना चाहेगा, तो उसे रिपल्शन फेस करना होगा, ठीक है ना। वो ऑलरेडी निगेटिव हो चुका है ना, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसे और रिपल्शन फेस करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका साइज भी छोटा है। तो उस रिपल्शन फेस करेगा तो वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो अगर नहीं चाहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो दोनों ही फैक्टर में यहाँ पे साइज वाला फैक्टर और चार्ज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है देन तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर, ठीक है। ठीक है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। अब सुनो ये क्वेश्चंस, यहां पे क्या दिया गया है, फर्स्ट
आयनेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनेशन एंथैल्पी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना? तेरा क्लास नहीं है, तू चुपचाप बैठ। सी एलिमेंट वन, ये क्वेश्चन कराते कराते बहुत टाइम लगेगा। एलिमेंट वन, इसका फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है इतना, उसका सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है इतना, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इतना। एलिमेंट टू का भी कुछ है, एलिमेंट थ्री का भी कुछ है, एलिमेंट 4, 5, 6 का भी कुछ है। तो अगर तुम दिमाग लगाओगे तो एलिमेंट तुम देखोगे कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एलिमेंट 1, 2 एंड 6 में एक्चुअली थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू 3, 4 एंड 5। व्हाट डज इट मीन? अगर आयनेशन एंथैल्पी कम होता है, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा माने वो मेटल है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले क्या लिखा है देखो, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? जो ना इलेक्ट्रॉन देगा, जो ना इलेक्ट्रॉन लेगा। बस समझ में आ रहा है? जो ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। अच्छा, जो ये इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है, देना माने लूज करना, उसमें हमको क्या मिलेगा? आयनेशन एंथैल्पी। और जो इलेक्ट्रॉन लेने का बात है, उसमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, और लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल भी लिखा है, ठीक है ना? दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक है लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और दूसरा है लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो कौन सा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा? हाँ, 5, वेरी गुड। 5 इज लिस्ट रिएक्टिव। पता है क्यों लिस्ट रिएक्टिव? ये इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +48 है। +48 माने वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो इलेक्ट्रॉन लेके मतलब इट हैज नो क्रेविंग फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है ना? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, एक्चुअली एक ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है। और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों ही, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इतने ज्यादा है, माने वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा भी नहीं, वो छोड़ना भी नहीं चाहता, देना भी नहीं चाहता, माने वो लिस्ट रिएक्टिव है। तो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा तुम्हारा 5, ठीक है ना? अब लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब तुमको ये जो पूछ लिया कि नॉन मेटल माने क्या है? वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब गेन करने में भी बहुत पीछे रहेगा। अब समझो यहां पे 1, 2 एंड 6 क्या ये नॉन मेटल हो सकते हैं? ये नॉन मेटल नहीं हो सकते, ये मेटल हो सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि इनका आयनेशन एंथैल्पी कम है, और आयनेशन एंथैल्पी कम है माने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन इजीली कौन लूज करता है? मेटल की नॉन मेटल? मेटल इजीली लूज करता है, माने ये 3, 1, 2, 6 ये नॉन मेटल नहीं है, ये मेटल है। तो हमारे आंसर में ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3 और 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 और 4। अब 3 और 4 में क्या बोला है? द लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नॉन मेटल का रिएक्शन माने क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना। नॉन मेटल क्या इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं देगा था। नॉन मेटल का काम है, नॉन मेटल का रिएक्शन माने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3 और 4 में कौन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है? हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा। माई मीन्स इट हैज मोर क्रेविंग फॉर इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो ना, वो 328 छोड़ने के लिए तैयार है, वो 295 छोड़ रहा है। तो कौन ज्यादा एनर्जी छोड़ रहा है? जो ज्यादा एनर्जी छोड़ रहा है तो वो तो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। जो कम एनर्जी छोड़ रहा है वो कम रिएक्टिव है। तो लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होगा? 4। एक आएगा जरूर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। हाँ, ये देखो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा? हाँ, 3, वेरी गुड। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा 3।
क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ज्यादा एनर्जी छोड़ रहा है। जो ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा माने वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी गेन कर लेगा। इट हैज मोर क्रेविंग फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये 3 होगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो सी डी ए हो गया। कुछ चिल्ला रहा है, सुनाई दे रहा है? ये सब मुझे बहुत डर लगता है यार, और मुझे भी लग रहा है कोई लड़की चिल्ला रही है। हाँ, तुमको भी लग रहा है? हाँ, मुझे भी लग रहा है कोई लड़की चिल्ला रही है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल माने क्या? वो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इन 3 में कौन तुमको लग रहा है जो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा? हाँ, 1 सेकेंड 2 इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ना। देखो बात समझो, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए उसे हमें एनर्जी देना होगा ना। अगर कोई कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो हम बोलेंगे ना कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, थोड़ा एनर्जी दिया कि वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो किसने इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ दिया? ये 2 ने इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ दिया ना। ओ हेलो 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 एवरीवन, 2 ने ज्यादा जल्दी छोड़ दिया ना इलेक्ट्रॉन। तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? बोल तामिद बोल, अरे बोल, कोई डाउट होने से मुझे पूछ। 6 कैसे हुआ बेटा? देख बात समझ, मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा है ना। तू मेटल ज्यादा रिएक्टिव है ये तो कैसे समझाएगा? मेटल का मेन रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना। जो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन ही जो छोड़ने का बात आएगा तो कौन सबसे इजीली छोड़ेगा? वो 2 वाला इजीली छोड़ेगा ना, क्योंकि उसका फास्ट आयनेशन एंथैल्पी कम है, थोड़ा एनर्जी में ही ये छोड़ देगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ ना। ये तो कहा इसका ऑलमोस्ट डबल है। बात समझ रहा है? तो वो क्या होगा? आंसर होगा 2 बी का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब और देखो, द मेटल विच कैन फॉर्म, अब समझो, मेटल विच कैन फॉर्म ए स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2, मेटल दैट कैन फॉर्म ए स्टेबल बाइनरी हैलाइड। बाइनरी हैलाइड माने MX2 लिखा है, तो अगर MX2 देखोगे, MX2 ऐसा है, MX2 माने X बाइनरी हैलाइड पूछा है ना। हेलोजन का वैलेंसी कितना होता है? हाँ, 1, वेरी गुड। हेलोजन का वैलेंसी होता है 1, भूल गए? ग्रुप 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7, तो वैलेंसी होगा 8 - 7 1। तो तुम्हारे मेटल का वैलेंसी कितना होना चाहिए ताकि वो MX2 बनाए? 2, वेरी गुड। मेटल का वैलेंसी होना चाहिए 2, तभी तो वो 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा। सिखाया था ना MX2, सिखाया था ना। तो मेटल का वैलेंसी होना चाहिए 2, मतलब वो मेटल बाइनरी हैलाइड बनाएगा जिसका फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनेशन एंथैल्पी दोनों कम होगा। बात समझ में आ रहा है? वो दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इजीली। बात समझ में आ रहा है पाकिजा? हाँ, मधुपर्णा, स्नेहाल, जस्टिन, हाँ हाँ। तो बाइनरी हैलाइड बनाने के लिए उसे दो इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। अच्छा, बचा कौन? ये 1। अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन देखो इजीली छोड़ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए इसको 7000 मतलब पहले से 14 गुण ज्यादा एनर्जी डालना पड़ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये 6 वाला देखो, पहला इलेक्ट्रॉन भी इजीली छोड़ देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा इजीली छोड़ देगा। क्या सबको समझ में आ रहा है ये बात? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी दोनों को ऐड कर लो और देख लो कितना आता है। जिसका फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी दोनों आयनेशन एंथैल्पी कम होगा, मतलब वही दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। जिसका ज्यादा होगा वो तो नहीं छोड़ेगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना मिलेगा? हमें 2000 के नीचे मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 7800, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ऑब्वियसली 6 विल बी आवर आंसर। बोलो किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? हाँ, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगा। सबको समझ में आया? तुमको समझ में नहीं आया? मैं बोल रहा हूं कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा ना बेटा, इस मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा। अगर उसे MX2 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना माने
पहले एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने आयनाइजेशन होंगे? 2 आयनाइजेशन होंगे ना। पहले एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब वो कब दोनों छोड़ेगा? जब दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी फेवरेबल होगा, मतलब कम एनर्जी में दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। देखो अनडाउटेडली सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हमने पढ़ा था उस दिन भी, ठीक है ना। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा ही होगा। लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे, 3 एलिमेंट है मान लो हमारे सामने, पहले का आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1 का 100, दूसरे का है 1000, तो कुछ तुमको नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? अगर हम दूसरा एलिमेंट देखेंगे, पहले का 100 दूसरे का 300, तो तुमको लग रहा है ना ये हो सकता है, क्योंकि ये पहला भी छोड़ रहा है, दूसरा भी इजीली छोड़ रहा है, ठीक है ना। दूसरा तो अनडाउटेडली बड़ा ही ज्यादा ही होगा, लेकिन इजीली कितना इजीली छोड़ रहा है? यहां पे पहला छोड़ रहा है 500 में और दूसरा छोड़ रहा है 7000 में। यहां पे पहला छोड़ रहा है 700 में, दूसरा छोड़ रहा है 1400 में। अरे तुमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐड कर दो। यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आएगा 8000, यहाँ पे ऐड कर दोगे आएगा 2000। तो ये इजीली छोड़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ रहा है तो ये आंसर 6 हुआ। मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला mx। अब यहाँ पे एक ही बचा जो कि है 1। अब इसको ध्यान से समझो, जब तुम लोग ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ोगे तो धीरे धीरे तुम लोगों का ये नॉलेज बढ़ेगा। यहां पे पूछा है मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड। तुमको पता है मेटल आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, सिर्फ 2 ही मेटल है जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, एक है लिथियम, दूसरा है बेरिलियम, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ये हम सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में 4th चैप्टर में। ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड अगर बनाएंगे तो बेसिकली क्या बोला, प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ फॉर्मूला mx, मतलब वो पहला इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ देगा। पहली बात तो है, अगर हम कुछ ना भी करें तब भी हम बोल देंगे भाई आंसर 1 ही होगा, क्योंकि और कोई बचा नहीं, 1 ही बचा है तो 1 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन समझ में आना चाहिए हमें। लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है ना, 1s2 2s2, तो 2 छोड़ देगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो क्या ये एलिमेंट, क्या ये अगर हम इन दोनों में भी देखें तो क्या ये बेरिलियम बना सकता है? नहीं बना सकता, ठीक है ना। बेरिलियम हो, क्या ये बेरिलियम हो सकता है? नहीं हो सकता है, कि पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए इतना मुश्किल है। तो होगा कौन? लिथियम ही होगा। लिथियम पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली छोड़ देगा, छोड़ के वो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। अब हीलियम कॉन्फ़िगरेशन आ गया लिथियम, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए उसका पहला क्या बोलते हैं, आयनेशन एंथैल्पी तो कम है, लेकिन दूसरा आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ लिथियम है हमारा, क्योंकि लिथियम का 1s2 2s1 है। जब लिथियम का फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी होगा तो वो 1s2 होगा, ये फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो उसको 520 जूल एनर्जी चाहिए, तो भाई यहां से क्या वो यहाँ पे आ सकता है 1s1? माने क्या, तुम बेसिकली हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो इसीलिए देखो इसका इलेक्ट्रॉन अब इसका आयनेशन एंथैल्पी कितना ज्यादा हो गया है, 7300, बहुत ज्यादा हो गया। सो दिस इज बेसिकली, हाँ बंद कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली योर क्या बोलते हैं उसे, लिथियम, एंड दिस इज द ओनली एलिमेंट दैट इज लेफ्ट। क्योंकि मैंने तुमको ये करा दिया है तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं, वो तुम लोग थोड़ा सा अपने दिमाग से सोच के करो। हाँ, कहा था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा है, ये बता सकते हो मुझे? वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे। ये बंद हो गया, हाँ बोलो। इसका आंसर बोल सकते हो?
ये आयनेशन एंथैल्पी के ऊपर नहीं है इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, 1 का, अच्छा वो ये कुछ गलत है। हाँ, ये sp6 नहीं है, ये 2p6 है। 1 का डी होगा, वेरी गुड। 1 का डी क्यों होगा? क्योंकि 1 इज ए नोबेल गैस। कौन सा नोबेल गैस? नियॉन है। और एक नोबेल गैस ही होता है जिसका क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो प्लस होता है। तो ये तो डी है श्योर, वेरी गुड। 2 का, सुनो 2 निकालना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल है। हाँ, 3 निकालना सबसे ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि 3 एक हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन है। इधर सुनो, 3 एक हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, और हेलोजन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा। तो ये 3 का बी होगा, ठीक है ना। अब तुमको ये देखना है 1 और 2 में, हाँ किसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा इजी है, किस, हाँ 4 का ए होगा, और 2 का, तुम समझ रही हो तुम क्या बोल रही हो? सुनो, बात सुनो। दिस इज व्हाट, मेटल और नॉन मेटल। पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों में मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है? ये कौन है, ये कौन है? ये तो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है, ये एक नॉन मेटल है। ये क्या है? हाँ हाँ, ये एक नॉन मेटल है। ये क्या है? ये कौन है? सोडियम है। सोडियम है ना, एक मेटल है। अब मुझे तुम बताओ, किसमें इलेक्ट्रॉन घुसाना ज्यादा इजी है, मेटल में कि नॉन मेटल में? मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इजीली, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा इजीली। बात समझ में आ रहा है? तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा। तो ये नॉन मेटल कौन है? ये तो इजीली ले लेगा, माने ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, तो ये होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? वही। और ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3s1 है, और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाने से वो 3s2 हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा। तो ये सोच के ये तो थोड़ा बहुत एनर्जी छोड़ भी देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? बहुत हंस रहा है रे। तो शायद यही चाहता है कि एक दिन में खांसते खांसते मर जाओ, और उसके बाद तू हंसते हंसते मर जाए। बैग क्यों ले रहा है तू? कुली की तरह बैग उठा लिया। कहाँ जाना है तुझे? ठीक है, जा। हाँ हाँ, मम्मी राह देख रही है। अब देखो नेक्स्ट क्या, क्लास खत्म नहीं हुआ है तो देखो यहाँ पे लिखा है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द ट्रेंड इन इट्स वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हो गया था ना, जो फैक्टर अफेक्ट करता है और ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये हो गया था। ये एज ए होमवर्क रहेगा। यूँ तो जो भी क्वेश्चंस नहीं हम करा पाएंगे वो होमवर्क ही रहेगा, ठीक है। ये हम क्या सोच सकते हैं कि ये असर्शन रीजन एक कर लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने नहीं किया है। ये असर्शन रीजन, सोफिया असर्शन रीजन टेस्ट का मार्क तुझे चाहिए ना? ठीक है, चल आज रात को ग्रुप में दूंगा। क्वेश्चन पेपर चाहिए? टेस्ट का क्वेश्चन पेपर दे दिया तो सबको, और तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। ये क्या कर लिया तूने प्रेरणा? तेरा एग्जाम था? बन्निशिका आज क्यों नहीं आई? आज हमारा प्रोग्राम था ना, वो एग्जॉस्ट होके आई नहीं। मैं देखो, मैं एग्जॉस्ट होके भी आई। हाँ, बात तो सही है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। हाँ, मैं समझ गया। तू इधर देख असर्शन रीजन बोलो मधुपर्णा। तुम ही हंस रही हो सबसे ज्यादा, तुम ही बोल लो। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। फॉल्स। हाँ,
ट्रू, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा होता रहता है, तो साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कमता रहता है, घटता रहता है, ठीक है ना। तो ये सही है, दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू, ओके, दिस इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। रीजन बोलो, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे जाते हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता रहता है, एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर मतलब दूर है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये क्या ये एग्जैक्ट रीजन है? हाँ, यही एग्जैक्ट रीजन है रे, जो अभी बोला है कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। बात समझ लो ना, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे, अबे मत लगा, रुक जा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा, और यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो वो कम अट्रैक्शन फील करेगा, तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोज टू इट ना, सो इट विल बी डिस्ट्रॉयड फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। सो इफ इट रिलीजेस 500 जूल, it will release minus 200 joule, and that distance is the only reason, that atomic size is the only reason why the electron gain enthalpy for this bottom one is less. So assertion और reason दोनों correct है, and reason is the correct explanation for assertion. देखो तुमने बोला था ना उस दिन कि assertion reason टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। पहले ये चेक करते कि जो assertion का जो स्टेटमेंट लिखा है क्या वो सही है कि नहीं है, तो हमने दिया ये सही है। फिर हम ये देखते हैं, सभी शवा के स्टूडेंट्स देख लो पाकीज़ा, फिर हम देखते हैं जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा है क्या वो सही है कि नहीं है, तो रीजन का स्टेटमेंट भी सही है। फिर हम ये देखते हैं कि जो रीजन लिखा हुआ है क्या ये रीजन उस असर्शन का ही रीजन है, या फिर वो रीजन एक अलग ही स्टेटमेंट हो गया दुनिया का उल्टा, कि एक में हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ब्ला ब्ला ब्ला, और रीजन में लिख दिया मैन आर मॉर्टल। बात समझ में आ रहा है? तो वो भी तो सही है, रीजन भी तो सही है, मतलब वो स्टेटमेंट तो सही है, बट दैट स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट असर्शन। तो अगर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन होता है तो हम लिखेंगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 2, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है ना, बात समझ में आया? ठीक है। What do you understand by exothermic and endothermic reaction? तुमने ये क्लास 10 में पढ़ा है, ठीक है ना? क्लास 10 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Nitrogen has positive electron gain enthalpy, whereas oxygen has negative. However, oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen. Explain. देखो, ionization enthalpy वाला फैक्टर तो हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर लिया। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला फैक्टर हम अगर एक्सप्लेन करें तो क्यों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है? मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रहा है? तो बोला ना, वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये कर लेना घर पे। Why explain why the electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine? ये समझा दिया ना वो एक्सेप्शन वाले में, तो ये भी घर में कर लेना। Which of the following element will gain one electron more readily comparison to the other group? अच्छा, कौन बहुत इजीली वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा इन चार में? सल्फर, सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हाँ, सोडियम विल गेन वन इलेक्ट्रॉन। कौन? हाँ, सोडियम छोड़ देगा बेटा, वो मेटल है। तो कौन रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? पाकिस्तान अपना मोबाइल रख दे, इधर देख ले। क्लोरीन होगा, ऑब्वियसली क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन क्लोज टू नोबेल गैस है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसीलिए तुम देखते हो हैलोजन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जब वो क्या बोलते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी आर गिवन बिलो। देख लो, 9 1 बजा है, 9 5 को छोड़ देंगे। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सोफिया इधर देख, बोलो किसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? अगर ये नहीं बोल पाया तो यार, हाँ, डी का सबसे ज्यादा टेंडेंसी है ना। वेरी गुड, क्योंकि वो नियर टू नोबेल गैस है, तो डी का सबसे ज्यादा है। किसका इलेक्ट्रॉन लेने का बिल्कुल इच्छा नहीं है? ए, क्योंकि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? P6 माने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ए बिल्कुल भी लेना नहीं चाह रहा। तो ए डी कोई है? अच्छा,
1 और 2 में कोई एक होगा। अब आया बी और सी में। अच्छा, बी और सी में किसका इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छा ज्यादा होगा? क्या उल्टा कर रहे हो? मैं पूरा सही कर रहा हूं, तू बोल। ये देख नहीं रही है और 1 और 2 में कोई एक आंसर होगा। हाँ, क्या हो? ये क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? मतलब लिटरली तुम लोग, मतलब क्या, मतलब तुम लोग तो यार, तुम लोगों को क्लास 5-6 में बिठाना चाहिए यार। इंक्रीजिंग ऐसा होता है, इंक्रीजिंग ऐसा होता है, ऐसे जाता है। ये इंक्रीजिंग, इंग माने हो रहा है, और डिक्रीजिंग ऐसा होता है, घटता जाता है। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ए का टेंडेंसी सबसे ज्यादा कैसे होगा? बात समझ रहे हो ना? इंक्रीजिंग टेंडेंसी माने वो उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा। टेंडेंसी माने उसका इच्छा। तो ए का इच्छा सबसे कम है क्योंकि ए लेना ही नहीं चाहता, तो सबसे कम, लीस्ट सबसे छोटा है। डी का सबसे ज्यादा इच्छा है तो डी इधर रहे। अब बी और सी में किसका इच्छा ज्यादा है ये बता दो? बी का ज्यादा है क्योंकि सी इंडीड एक मेटल है और बी तो नॉन मेटल है, तो बी विल बी मोर देन सी। ऐसी बी डी। बात समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट। ये अभी देखो पढ़ने का टाइम नहीं है, वो देखा वो जो क्वेश्चन का ये आंसर है। तो क्या, अरे ये सही है, ऑप्शन चूज करना है तुम्हें। तो ये क्या बोला? द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फॉर्म्स ऑक्सीजन एटम रिक्वायर फर्स्ट एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक। माने पहले में वो एनर्जी रिलीज करता है और दूसरे में वो एनर्जी गेन करता है, ठीक है ना? प्लस माने उसको एनर्जी डालना पड़ रहा है उसमें, ठीक है ना, गेन कर रहा है। Thus, process of formation of O2 negative in gas phase is unfavorable even though O2 negative is isoelectronic with neon. It is due to the fact that, electronic repulsion outweighs the stability gained by achieving the noble gas configuration. This is the answer. बात समझ में आ रहा है? क्योंकि समझो वहां पे मैंने समझाया था कि वो ऑल्दो नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इसको नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। बट वहां पे बोला था, वही चीज हमने पहले गलत किया था ना। पहले तो हमने बोला था कि ज्यादा नेगेटिव होगा क्योंकि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। फिर हमने देखा है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें घुस गया है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को वो घुसने नहीं देगा, वो रिपल्शन ज्यादा करेगा। तो दैट क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ओवरवेज, मतलब ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है देन द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या है? अमोंग द हैलोजन, ये बोल सकते हो, जल्दी बोल दो। बी। मेरा बी सुन के ही वो सॉरी बोल दिए, समझ गए कि कुछ तो मैंने गलत ही बोला होगा। 3, वेरी गुड। क्यों 3? अरे क्या बोला था तुमको? जब नीचे जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घटता है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। लेकिन एक्सेप्शन बोला था क्या है कि क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, तो क्या होगा? बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना? तो यही है, वेरी गुड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट? अच्छा, ये भी तुमको बेसिकली आज नहीं समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का एक यूनिट जूल है, इसका भी जूल है। सो ओनली द थिंग दैट हैज नो यूनिट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है ना? ये मोर मेटेलिक या लेस मेटेलिक है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना? आई गेस रेस्ट अदर क्वेश्चंस यू शुड डू एट होम, ठीक है ना? ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 2 ही क्वेश्चन बाकी है, तो ये सब घर में कर लेना, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ओके।